हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है फॉर एंटीबायोटिक्स द राइट डोज इज रिस्ट्रीन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसके बारे में। इंडियाज डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स एज अ कन्वीनियंट क्योर ऑल फॉर रूटीन इलनेसेस हैज रीच्ड एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। कह रहा है कि भारत की जो निर्भरता है एंटीबायोटिक्स के ऊपर, कि हर बीमारी के ऊपर हम कोई भी बीमारी अगर हमको होती है तो हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, वो एक टर्निंग पॉइंट पे पहुंच गया है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे पहुंच गया है। मतलब एक अब ऐसी स्थिति आ गई है जहां पे एक बड़ा बदलाव की आवश्यकता है। मतलब हम लोग जो छोटी छोटी बीमारियों के लिए काउंटर में जाके एक एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, कह रहा है कि अब उसका एक टर्निंग पॉइंट आ गया है। A global study published in the Lancet Public Health has highlighted a worrying imbalance in the country's antibiotic use। कह रहा है कि एक ग्लोबल स्टडी पब्लिश हुई है लैंसेट पब्लिक हेल्थ में, जिसने ये दर्शाया है एक चिंताजनक इम्बैलेंस है, मतलब असंतुलित हैं चीज़ें किसमें, कि जो भारत में एंटीबायोटिक का यूज़ होता है उसमें। जो स्टडी आई है उसमें ये बताया गया है कि भारत में जो एंटीबायोटिक का यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है, असंतुलित है। किस तरीके से, आगे देखते हैं। एन ओवर रिलायंस ऑन स्ट्रॉन्गर मेडिसिन इवन एज सेफर फर्स्ट लाइन मेडिसिन रिमेन अंडर यूज। कह रहा है कि भारत के जो लोग हैं, भारत जो है वो ज़्यादा ओवर रिलायंस है, मतलब ज़्यादा निर्भर कर रहा है जो मजबूत स्ट्रॉन्गर दवाइयाँ हैं जिनका इफेक्ट ज़्यादा होता है उनके ऊपर। कह रहा है कि जबकि हमारे यहाँ जो फर्स्ट लाइन मेडिसिन है, मतलब जो हल्की दवाइयाँ हैं, वो अंडर यूज्ड है। कहने का मतलब ये है कि जो एंटीबायोटिक्स मान लो हल्की होती हैं, मान लो कि एक ऐसी एंटीबायोटिक जो बच्चों के लिए होती है, वो मेरे बुखार में भी काम आ जाएगी, मगर एज अ इंडियन में क्या करूँगा, जाके एक मजबूत कोई जो क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक उसको ले लूँगा और इसको छोड़ दूंगा। तो कह रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक के ऊपर ज़्यादा निर्भर कर रहे हैं, जबकि जो हल्की दवाइयाँ मौजूद हैं उसका अंडर यूज है, वो उतना यूज ही नहीं हो रही है। WHO क्लासीफाइज एंटीबायोटिक्स इनटू 3 कैटेगरीज। कह रहा है कि WHO एंटीबायोटिक्स को 3 कैटेगरीज में बांटती है। एक क्या है, एसएस ड्रग, एक ऐसा ड्रग, एसएस मतलब जो सब हर कोई ले सकता है, विच आर रिकमेंडेड एज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर कॉमन इन्फेक्शन, जो कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के लिए होती हैं किसी भी कॉमन इन्फेक्शन के लिए। दूसरी टाइप की क्या होती हैं, वॉश ड्रग्स होती हैं। इसमें क्या होता है, विच आर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम मेडिसिन दैट शुड बी रिजर्व फॉर स्पेसिफिक सिचुएशंस। कह रहा है कि वॉश ड्रग्स जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, जो कि ब्रॉडर स्पेक्ट्रम मेडिसिन होती है। स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है, रेंज होता है। मतलब इस दवाइयों से हम काफ़ी जो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं उनको मार सकते हैं। दैट शुड बी रिजर्व, जिनको बचा के रखा जाना चाहिए फॉर स्पेसिफिक सिचुएशन, किसी स्पेसिफिक स्थिति के लिए, मतलब किसी स्पेसिफिक बीमारी के लिए इसको यूज़ करना चाहिए। तीसरी होती है हमारी रिजर्व ड्रग्स, इंटेंडेड एज अ लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट हाईली रेजिस्टेंस इन्फेक्शन। ये उन इन्फेक्शन के लिए होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब आसानी से ये इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हो रहे होते हैं, और एक तरीके की लास्ट लाइन डिफेंस होती है, मतलब जब कोई भी दवा काम नहीं कर रही होती है तो इन रिजर्व ड्रग्स को, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक होती हैं, उसको दिया जाता है। ज़्यादातर आप ये सब देखोगे ट्यूबरक्लोसिस में। ट्यूबरक्लोसिस अगर कभी देखा हो पेशेंट तो उसका देखोगे कि बहुत हैवी एंटीबायोटिक चलती हैं, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक चलती हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं रिजर्व ड्रग्स। The study estimates India's optimal antibiotic use at 9.9 to 14.7 defined daily doses per 1000 people per day। कह रहे हैं कि इस स्टडी का ये एस्टिमेट है कि भारत का जो सूटेबल यूज़ है, ऑप्टिमल मतलब सूटेबल कितना हम यूज़ कर सकते हैं एंटीबायोटिक को, वो किस किस रेंज में है, 9.9 टू 14.7 तक है। और ये डेली डोजेज हम ले सकते हैं पर 1000 पीपल में, मतलब 1000 लोग 9.9 टू 14.7 डोजेज ले सकते हैं। एक्चुअल यूज कितना है, हाउ एवर स्टैंड्स मच हाइयर एट 18.3 डोजेज। जो एक्चुअली हम कितना यूज कर रहे हैं, 18.3, मतलब रिकमेंडेड कितना है 9.9 से 14.7, मगर जो एक्चुअल फिगर है वो कितनी है, 18.3 डोजेज यूज कर रहे हैं पर 1000 पीपल।
with watch antibiotics at 9.3 doses against the recommended 6 doses। कह रहा है कि जो हम वॉच एंटीबायोटिक्स है वो कितना यूज कर रहे हैं, 9.3 यूज कर रहे हैं, और रिकमेंडेड कितनी है, सिर्फ 6 डोजेस। एसएस एंटीबायोटिक्स एट 4.5, और ये जो एसएस है जो कि फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक है वो कितना यूज कर रहे हैं, 4.5 डोजेस, फॉल वेल शॉर्ट ऑफ व्हाट इज नीडेड, जो कि काफी ज्यादा कम है जितना कि हमको यूज करना चाहिए। मतलब हम उन फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक को, जो कि एक तरीके से इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक नहीं होती हैं, उनको हम उतना यूज़ नहीं कर रहे हैं, जबकि हम जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है उसका ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। द प्रेफरेंस फॉर वॉच ड्रग्स रिवील्स द चैलेंज इन हाउ एंटीबायोटिक्स आर अंडरस्टूड। कह रहा है कि जो हमारे यहाँ वॉच ड्रग्स को, जो सेकेंड टाइप की ड्रग होती है, उसको प्रेफर किया जा रहा है, वो हमारे सामने एक परेशानी ला रही है, या फिर एक परेशानी सामने ला रही है कि किस तरीके से हम एंटीबायोटिक्स को समझते हैं, किस तरीके से हमारे यहाँ डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, और किस तरीके से हम कंज्यूम करते हैं। अब प्रिस्क्रिप्शन फॉर अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, कह रहा है कि जो डॉक्टर तरीके से प्रिस्क्रिप्शन देते हैं ये वॉच एंटीबायोटिक का, कैन ऑफन फील लाइक रीएश्योरेंस। एक तरीके से ये रीएश्योरेंस की तरह फील होता है कि वो एक तरीके से अपने कंफर्ट के लिए, अपने रिलीफ के लिए ये इस तरीके की जो दवाइयाँ हैं, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है, उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। बोथ टू अ पेशेंट सीकिंग क्विक रिकवरी, और ये एक तरीके से रिलीफ या री इंश्योरेंस की तरह काम करता है उस पेशेंट के लिए जो बहुत जल्दी रिकवरी चाहता है। एंड टू अ डॉक्टर वर्किंग इन एन ओवर स्ट्रेच हेल्थ केयर सिस्टम, और उस डॉक्टर के लिए भी एक रीअश्योरेंस, मतलब एक कंफर्ट या रिलीफ की तरह काम करता है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रेसफुल हेल्थ केयर सिस्टम में काम कर रहा है, एक ऐसे हेल्थ केयर सिस्टम में काम कर रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो डॉक्टर भी ये चाहता है कि जल्दी से उसका पेशेंट सही हो जाए, बार बार उन्हें यहाँ पे भीड़ ना लगे, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक दे देता है। और जो पेशेंट है वो भी बहुत जल्दी अपनी रिकवरी चाहता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक मांगता है। बट ईच अननेसेसरी डोज नैरोज द ऑप्शन अवेलेबल फॉर फ्यूचर इन्फेक्शन। कह रहा है कि लेकिन जितनी भी आप अननेसेसरी, जो आप जिसकी आवश्यकता नहीं है, डोज ले रहे हो, तो फ्यूचर में अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो आपके पास उतने ही ऑप्शन कम है। अब आपको पता ही होगा कि कोई भी दवाई लेने से अगर हम बार बार लेते हैं या फिर कोई वैक्सीन भी लेते हैं तो हमारी बॉडी में उसका रेजिस्टेंस पैदा होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप छोटी छोटी बीमारियों में बार बार एंटीबायोटिक्स लोगे, कि हल्का सा जुकाम हुआ एंटीबायोटिक्स, हल्का सा बुखार आया एंटीबायोटिक्स, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो जो छोटी सी डोज है या फिर हल्की एंटीबायोटिक्स है वो आपकी बॉडी में काम करना बंद कर देंगी, और उसी इफेक्ट के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी। एट द सेम टाइम कह रहा है कि इसी वक्त द अंडर यूज ऑफ रिजर्व एंटीबायोटिक्स इन जेन्युइनली रेजिस्टेंस केसेस पॉइंट्स टू अनदर सिस्टमिक फेलियर, कि जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक या रिजर्व एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है, हम उन केसेस में, जो जेन्युइन केस होते हैं, उनमें भी हम ये एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं करते हैं। तो कह रहा है कि ये एक प्रकार का सिस्टमेटिक फेलियर है। मतलब भाई स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स उन लोगों को मत दो जिनको रेगुलर छोटी मोटी बीमारी हो रही है, मगर उनको तो देनी चाहिए ना जिनको बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी है। कह रहा है कि हम उनको नहीं देते हैं, तो ये भी एक सिस्टमेटिक फेलियर है। इंश्योरिंग दैट द राइट मेडिसिन रीचेस द राइट पेशेंट एट द राइट मोमेंट। और वो सिस्टमेटिक फेलियर क्या है, कि हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि राइट मेडिसिन उस राइट पेशेंट के पास एक राइट समय में पहुंचे, तभी उसका भला हो पाएगा। फ्रेगमेंटेड हेल्थ केयर डिलीवरी, कह रहा है कि एक तरीके से जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है वो पूरी तरीके से टूटा हुआ है। पुअर डायग्नोस्टिक एसेस, डायग्नोस करने की जितनी भी फैसिलिटी है वो लोगों के पास पर्याप्त नहीं है, लोगों की पहुंच नहीं है वहाँ तक, चाहे वो गांव के एरियाज़ हो गए या रूरल एरियाज़ हो गए या सेमी अर्बन एरियाज़ हो गए, उतनी अच्छी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी नहीं है। एंड बियॉन्ड द क्लिनिक द लिबरल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन लाइव स्टॉक एंड एग्रीकल्चर, में एक तरीके से क्लिनिक के पास ना जाके अपने ही मन से, लिबरल यूज़ का मतलब होता है कि अपने ही मन से बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का यूज़ करना, एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना जानवरों के ऊपर और एग्रीकल्चर के ऊपर। ऑल फीड इंडियाज राइजिंग बर्डन ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। कह रहा है ये जिस तरीके से हम जितना भी ये एंटीबायोटिक का यूज़ कर रहे हैं बिना किसी लिमिट के, बिना किसी रेस्ट्रेंट के, तो इससे हो क्या रहा है कि भारत के ऊपर एक बर्डन बढ़ रहा है, किसका,
एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का। मतलब जो हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो उससे हमारी जो बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है उससे भारत के ऊपर बर्डन आ रहा है। वेयर बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंस, जहाँ पे बैक्टीरिया और ज़्यादा मजबूत हो जा रहा है कॉमन ड्रग्स के अगेंस्ट में। एंड इन्फेक्शंस बिकम मोर डिफिकल्ट, और जो इन्फेक्शन है वो और ज़्यादा जटिल हो जा रहा है। एंड एक्सपेंसिव टू ट्रीट, और ज़्यादा खर्चा आ रहा है इसको ट्रीट करने में। क्यों? क्योंकि जब एक, मान लो कि कोई भी पैरासीटामॉल लेते हो बुखार के लिए, इतनी बार ले लो कि अब बुखार खत्म होना ही बंद हो, मतलब जो बुखार है वो सही ना हो पैरासीटामॉल से, तो क्या होगा, अब तुम और ज़्यादा स्ट्रांग दवाई लोगे। जब और स्ट्रांग दवाई लोगे तो और ज़्यादा महंगी होगी। तो किसके ऊपर अल्टीमेटली इसका बर्डन आ रहा है? भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर आ रहा है। आपकी जेब से पैसे खर्च हो रहे हैं तो वो भारत की जेब से पैसे खर्च हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से कह रहा है कि और ज़्यादा हमारे ऊपर बर्डन आ रहा है। गिवन द कंट्रीज बर्डन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, कह रहा है कि भारत के ऊपर जितनी इन्फेक्शियस डिजीज है उसको देखते हुए एंटीबायोटिक्स विल रिमेन इनडिस्पेंसिबल। तो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो इनडिस्पेंसिबल है। इनडिस्पेंसिबल मतलब बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, वाइटल है। एड्रेसिंग द प्रॉब्लम मस्ट दस बिगेन विद रिप्लेसिंग क्विक फिक्स प्रिस्क्रिप्शन विद एविडेंस बेस्ड केयर। कह रहा है कि प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले ये जो क्विक फिक्स प्रिस्क्रिप्शन है कि बहुत जल्दी से ही स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक दे दी जाती है, उसको रिप्लेस करना होगा एक एविडेंस बेस्ड केयर के साथ। एक ऐसी केयर या फिर एक ऐसे ही मेडिसिन जिसके ऊपर शोध हुआ हो और पहले एक्सपेरिमेंट हुआ हो। नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0 कह रहा है कि जो राष्ट्रीय एक्शन प्लान है जो कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0 पर आधारित है, जिसका जो टाइमिंग कितनी है 2025 से लेके 2029 तक, प्लेसेस एंटी माइक्रोबियल स्टूवर्डशिप, मतलब उन्होंने पूरा जो फोकस है वो एंटी माइक्रोबियल को किस तरीके से मैनेज किया जाए इसके ऊपर पूरा फोकस अपना लगा दिया है। एट द हार्ट ऑफ द रिस्पॉन्स, मतलब जितना भी वो एफर्ट लगा रहे हैं उसका मुख्य जो फोकस है वो किसके ऊपर है कि ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है उसके ऊपर। सीकिंग टू कर्ब इनअप्रोप्रिएट यूजेस अक्रॉस ह्यूमन हेल्थ केयर, और एक तरीके से वो ये ट्राई कर रहे हैं कि ये जो इनअप्रोप्रिएट यूज हो रहा है एंटीबायोटिक का उसके ऊपर रोक लगाई जाए। एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर यूज हो रहा है उसके ऊपर भी रोक लगाई जाए, और जो एग्रीकल्चर हो रहा है उसके ऊपर भी रोक लगाई जाए। अ स्ट्रिक्टर एंड मोर कोऑर्डिनेटेड कंप्लायंस मैकेनिज्म, कह रहा है कि एक ऐसा सिस्टम लाना होगा जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, कोऑर्डिनेटेड हो पूरे फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन में, इज़ एसेंशियल। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एक ऐसा सिस्टम लेके आएँ जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो ताकि हम रोक सकें इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब है कि बिना सोचे समझे जो काउंटर में किसी भी शॉप में जाकर जो हमको एंटीबायोटिक्स मिल जाती है उसको रोकने के लिए हमें एक टफ सिस्टम की ज़रूरत है। एंड इररेशनल फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, और बिना किसी, इररेशनल मतलब जो लॉजिकल नहीं है, बिना किसी लॉजिक के जो ये लोग काउंटर में फिक्स्ड डोज के कॉम्बिनेशन दे देते हैं उसको रोकने के लिए हमें एक टफ और कह सकते हैं स्ट्रिक्टर मैकेनिज्म की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन करो। द सेंटेंस एड्रेसिंग द प्रॉब्लम मस्ट दस बिगेन विद रिप्लेसिंग क्विक फिक्स प्रिस्क्रिप्शन विद एविडेंस बेस्ड केयर। ये बता चुका हूँ, इसको बताओ पढ़ के कि इसका क्या मतलब है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मस्ट शिफ्ट फ्रॉम ब्रॉड स्पेक्ट्रम शॉर्टकट्स टू सिस्टमिक डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट। हाँ, एक तरीके से जो ये शॉर्टकट ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स को लेकर ले लेते हैं, तो हमें एक उससे वहाँ से शिफ्ट होकर एक सिस्टमैटिक डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट चाहिए। मतलब एक ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए जिसमें बीमारी को सही से डायग्नोस किया जाए, फिर उसके बाद उसकी डोज जो है निर्धारित की जाए कि अगर हल्की डोज से काम चल सकता है तो उसी से काम चलाया जाए, स्ट्रॉन्गर से ना चलाया जाए। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर है। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्जन ऑफ द सेंटेंस। ये डायरेक्ट में है, द रिसर्चर नोटेड, रिपोर्टेड वर्ब क्या है, पास्ट की है। यहाँ पे एस्टिमेट है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो क्या हो जाएगा, एक स्टेप पीछे जाएंगे तो सिंपल पास्ट में चला जाएगा, तो एस्टिमेटेड होना चाहिए। यहाँ पे एस्टिमेट्स हैं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, एस्टिमेटेड है, हो सकता है। हैड एस्टिमेटेड, ये कुछ दो स्टेप पीछे चले गए हैं तो ज़रूरत नहीं है।
वॉज एस्टिमेटिंग, ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया तो ये भी नहीं होगा, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। द टर्म इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन द पैसेज, इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या बताया था मैंने, एक टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहां से बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं या फिर ज़रूरत है उसकी। टू इंडिकेट अ क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट वेयर करेंट हैबिट्स हैव रीच्ड अ डेंजरस लेवल, जहाँ पे जो हमारी मौजूदा हैबिट्स हैं वो एक खतरनाक लेवल में पहुँच गई हैं, रिक्वायरिंग अर्जेंट पॉलिसी इंटरवेंशन। इसी वजह से हमें एक तुरंत नीति, ऐसी पॉलिसी चाहिए जो इन सब चीज़ों में इंटरवीन कर सके। बिल्कुल सही है, ये एकदम करेक्ट आंसर है। इन द सेकेंड पैराग्राफ कह रहा है कि दूसरे पैराग्राफ में द ऑथर यूजेज द एग्जाम्पल ऑफ द लिबरल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन लाइव स्टॉक एंड एग्रीकल्चर टू इलस्ट्रेट द, कि ऑथर ने जो एग्जाम्पल यूज किया था कि फ्रीली हम लोग एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं जानवरों में, एग्रीकल्चर में, वो क्या बताने के लिए, क्या समझाने के लिए उसने एग्जाम्पल का यूज़ किया था। कंपैरेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ वेटरनरी मेडिसिन इन रिड्यूसिंग इन्फेक्शियस डिजीज, नहीं, कह रहा है कि जो वेटरन लोग होते हैं, जो जानवरों के डॉक्टर, उनकी जो मेडिसिन होती है, वेटनरी मेडिसिन होती है, जो जानवरों की मेडिसिन होती है, वो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है इन्फेक्शन को कम करने में। नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो सिर्फ जानवरों के लिए यूज़ होती है। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ट्रीटमेंट्स टू प्रिवेंट डिजीज ट्रांसमिशन अक्रॉस फार्म एनिमल्स, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ट्रीटमेंट को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाए, करना, ताकि जो जो डिजीज़ ट्रांसमिट हो रही है पूरे एनिमल्स में उसको रोका जा सके। इसका कोई मतलब नहीं। प्राइमरी इकोनॉमिक रीजन वाई फार्मास्यूटिकल कंपनीज प्रायोरिटाइज मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रमोटर्स, नहीं। नॉन क्लिनिकल फैक्टर्स, कह रहे एक ऐसे फैक्टर्स जो कि मेडिकल फील्ड से या फिर क्लिनिकल फैक्टर से रिलेटेड नहीं है। आउटसाइड हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, जो कि हेल्थ केयर के सिस्टम से बाहर हैं। दैट एक्टिवली ड्राइव द ग्रोथ ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, जो कि जो लोगों के अंदर या जानवरों के अंदर ड्रग रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है उसको, उस ग्रोथ को बढ़ाते रहते हैं। तो यही बात है कि यहाँ पे बिना सोचे समझे हम लोग डॉक्टरों से बिना उनकी राय लिए हुए फ्रीली तरीके से एंटीबायोटिक्स का यूज़ जानवरों और एग्रीकल्चर में करते हैं, तो वहाँ पर भी जो ड्रग रेजिस्टेंस है वो पैदा होती है। तो इसलिए यहाँ पे डी आंसर है। पैसेज की टोन क्या है, क्रिटिकल है, क्रिटिसिज्म वाली है, लेकिन साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी है, ठीक लग रहा है। सेंसेशनल है, मतलब बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना है। अलार्मिस्ट है, लोगों को डराना है, नहीं। सिनिकल है और डिसमिसिव है, मतलब सिनिकल का मतलब है बहुत ज़्यादा शक वाला एटीट्यूड है, डिसमिसिव है, बात को खारिज करना है, नहीं। एकेडमिक, पढ़ाई से रिलेटेड है। डिटैच है, मतलब किसी भी तरीके की भावना नहीं है, नहीं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आज का क्लोज टेस्ट है, ठीक है, एक बार पढ़ के देखो, फिर स्टार्ट करते हैं। छोटा ही सही है। ऑलमोस्ट 6 डिकेड्स एगो, कह रहा है कि लगभग 60 साल पहले, द ब्रह्मपुत्र रिवर डैश पाशान अलीज हाउस एट चरई खसरा विलेज इन साउथ वेस्टर्न आसाम्स गोलपारा डिस्ट्रिक्ट, की एक ब्रह्मपुत्र रिवर थी, उसने क्या किया, पाशान अली के घर के साथ, जो कि चरई खसरा विलेज में साउथ वेस्टर्न आसाम गोलपुरा डिस्ट्रिक्ट में था। नाउ आज अ लीगल हर्डल इन द लैंड थ्रू विच द रिवर फ्लोज इज थ्रेटनिंग टू डैश हिज ग्रैंड सन अमीनुल हक इंडियन सिटीजनशिप। कह रहा है कि अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ होगा ना कि ब्रह्मपुत्र रिवर ने उसके जहाँ पे घर था, बाढ़ आ गई होगी, पूरा घर बह गया होगा। तो कह रहा है कि अब एक तरीके से कानूनी बाधाएं या लीगल हर्डर पैदा हो गई हैं, क्योंकि उसके लैंड के ऊपर जो ना ये रिवर फ्लो कर रही है, जिसकी वजह से जो उसका ग्रैंडसन है, जो कि 60 साल पहले पशान अली था, उसका जो ग्रैंडसन है अमीनुल, अब उसके ऊपर खतरा ये बन गया है कि वो कैसे प्रूव करे कि वो इंडियन सिटीजन है। ऑन फरवरी 28, 2019 अमीनुल्स वर्ड्स केम क्रैशिंग डाउन, मतलब अमीनुल की जो दुनिया थी वो बिखर गई। व्हेन द फॉरनर्स ट्रिब्यूनल नंबर 4 इन गुवाहाटी डैश हिम अ नॉन सिटीजन, जब फॉरेन ट्रिब्यूनल जो कि नंबर 4 गुवाहाटी में है, उसने अमीनुल को नॉन सिटीजन बता दिया। द 38-year-old हैड बीन स्टेइंग इन अ रेंटेड हाउस एट बॉर्बरी। कह रहा है कि ये 38 साल का जो व्यक्ति था वो एक
किराए के मकान में रह रहा था बोरबोरी में। अ रूरल एरिया ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ गुवाहाटी, एक तरीके का ये गांव का एरिया है जो कि गुवाहाटी के आगे मतलब इस आउटस्कर्ट्स मतलब बाहरी एरिया में बसा हुआ है। वर्किंग एज अ डेली वेज लेबर, ये एक तरीके से लेबर की तरह काम करता है। व्हेन द पुलिस केम नॉकिंग इन 2016, जब 2016 में पुलिस इसके पास आई थी। लेटर बाद में ही टोल्ड द कोर्ट दैट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रिफर्ड हिज केस टू द एफटी, कि इसने कोर्ट को बताया था कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था जो इसके मामले में इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसने इसका जो केस था वो फॉरेन ट्रिब्यूनल को भेज दिया था उसके ही अगले साल, विदाउट फेयर और प्रॉपर इंक्वायरी, बिना सही तरीके से इंक्वायरी किए हुए ही उसने जो फॉरेन ट्रिब्यूनल का कोर्ट था या कह सकते हो कि जो डिपार्टमेंट था उसके पास भेज दिया था। क्रिएटेड डैश द फॉरेन एक्ट 1946, कह रहा है कि ये क्रिएट हुआ था किसके अंतर्गत, फॉरेन एक्ट के अंतर्गत। द फॉरेन ट्रिब्यूनल्स आर असम स्पेसिफिक क्वाजी जुडिशियल बॉडीज सेटअप टू एड्रेस क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन, ये एफटी जो कि आसाम की एक स्पेसिफिक क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़ का मतलब होता है कि जो कोर्ट का भी काम कर सकती है कभी कभी, इसका सेटअप हुआ था ताकि जो क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके और इन्फिल्ट्रेशन को कंट्रोल किया जा सके, और एक तरीके से इन्फोर्स द प्रोविजंस ऑफ द 1985 असम अकॉर्ड, और जो 1985 के असम अकॉर्ड के अनुसार जो भी प्रोविजंस थे उसको लागू किया जा सके। विच एंडेड, अब ये अकॉर्ड की बात कर रहा है, जिसने अंत किया था एक वायलेंट एंटी फॉरेन एगिटेशन का, मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा आंदोलन कर रहे थे एंटी फॉरेनर के लिए, उसका अंत हुआ था इस अकॉर्ड के चलते हुए, जो कि चला था कब से कब, ये जो मतलब वायलेंट एगिटेशन था वो 1989 से लेके 1985 तक चला था। वन ऑफ द की प्रोविजंस, कह रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन में से एक कौन सा था कि डिटेक्ट करो और डिटेन करो सस्पेक्टेड इलीगल इमिग्रेंट्स, एक ऐसे इमिग्रेंट्स जो इलीगल हों, जो ये भारत में आ गए हैं, हु एंटर्ड द स्टेट आफ्टर मार्च 24 1971, जो कि स्टेट में अंदर आ गए हैं 24 मार्च 1971 के बाद, एंड डिपोर्ट देम, और उनको वापस भेजो। सच पीपल डिटेक्टेड बाई पर्सनल ऑफ द आसाम पुलिस बॉर्डर विंग, कह रहा है कि इस तरीके के लोग, इनकी जो ये डिटेक्ट किए जाते थे किसके द्वारा, आसाम पुलिस बॉर्डर फोर्स जो है उनके द्वारा, और दोज मार्क डी बाय द इलेक्शन कमीशन आर रेफर टू द एफटीज, और जिनके ऊपर डाउट होता था उनके यहाँ डी का मार्क लगा दिया जाता था, ठीक है, इलेक्शन कमीशन द्वारा। द ब्रह्मपुत्र रिवर डैश पाशान अली हाउस, क्या मतलब आएगा, डिवोर्ड, इलेक्टेड, सरेंडर, यील्ड। यील्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की उपज करना नहीं, प्रोड्यूस करना एक तरीके से। सरेंडर, इलेक्टेड नहीं। डिवोर्ड का मतलब होता है पूरी तरीके से किसी को निगल जाना, खा जाना। तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो उसके क्या कहते हैं, घर को पूरी तरीके से खा गई। नाउ अ लीगल हर्डल, द लैंड थ्रू विच द रिवर फ्लोज इज थ्रेटनिंग टू डैश हिज ग्रैंडसन एमिनुल हॉक इंडियन सिटीजनशिप। किस चीज़ का खतरा है, इन्हांस करने का, बढ़ाने का नहीं, एलिवेट करने का, फिर मतलब बढ़ाने का, इरोड का मतलब धीरे धीरे खत्म करने का, टू इरोड हिज ग्रैंडसन सिटीजनशिप हो सकता है ये, इम्प्रूव करने का नहीं। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। फॉरेन ट्रिब्यूनल नंबर 4 इन गुवाहाटी डैश्ड हिम अ नॉन सिटीजन, क्या किया इन्होंने, एडजजिंग एडजर्स। देखो ये 2019 में इन्होंने किया था, इसके लिए हमको यहाँ पे सिंपल पास चाहिए, और एडजर्ड का मतलब होता है कि कानूनी रूप से कोई निर्णय लेना या उसको घोषित करना। तो यहाँ पे क्या होगा, एडजस्ट बी। भाई देखो एडजस्ट होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट के हैं, एडजस्टिंग का कोई मतलब नहीं है, सिंपल पास्ट आएगा क्योंकि ये 28 फरवरी 2019 को ऑर्डर आया था। क्रिएटेड डैश फॉरेन एक्ट 1946, इस एक्ट के अंतर्गत क्रिएट किया गया था किसको, फॉरेन ट्रिब्यूनल को। क्या होना चाहिए, क्रिएटेड अंडर द फॉरेन एक्ट 1946, बहुत बार पढ़ा होगा। तो ये कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है जो कि एक्ट के साथ यूज होती है, तो उसको हमेशा दिमाग में रखा करो। तो अंडर द फॉरेन एक्ट 1946। वन ऑफ द की प्रोविजंस, वन होगा, ऑफ होगा, प्लस नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में होगा। तो हमेशा क्या लगता है, क्योंकि वन जो है वो सिंगुलर है तो हमेशा यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगती है। तो आर होगा नहीं, वर होगा नहीं, हैव होगा नहीं, इज हमारा
करेक्ट आंसर है। वन ऑफ द की प्रोविजन इज टू डिटेक्ट डिटेन सस्पेक्टेड इलीगल इमिग्रेंट्स। ठीक है, अब इसको ट्राई करो एक बार। ये क्या है, पैराजम्बल, खुद से एक बार ट्राई करो। फॉर अ मोमेंट आई थॉट, एक पल के लिए मैंने सोचा, द एडवर्टाइजर मेड अ मिस्टेक, कि एडवर्टाइजर ने एक गलती कर दी है, बाई रॉन्गली मैंशनिंग 3BHW इंस्टेड ऑफ 3BHK, कि उसने 3BHW बोल दिया है बजाय किसके, 3BHK के। क्या स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब नहीं निकल रहा है तो ए से नहीं करेंगे। देयर वॉज नो किचन इन द फ्लैट, वहाँ पे किसी तरीके का किचन नहीं था फ्लैट में। फ्लैट की बात हो रही है, सीधे किचन की बात कर सकते हैं, तो इससे स्टार्ट नहीं करेंगे, तो पहले सी से जाते हैं। द बोर्ड रीड 3BHW फॉर सेल, एक बोर्ड में लिखा हुआ था 3BHW फॉर सेल। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, या तो डी हो सकता है या तो ए हो सकता है। डी को चेक कर लेते हैं पहले। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कह रहा है कि जिज्ञासा के तहत, आई एंटर्ड द होम, मैं होम में एंटर्ड किया, एंड वॉज ऑफ स्ट्रक टू नोट दैट इट वॉज नॉट एन इनवर्डेंटेंट एरर बट अ डेलिब्रेट रिप्लेसमेंट ऑफ द लेटर के विद डब्ल्यू। कह रहा है कि जब मैं घर में घुसा था तो मैं एकदम हक्का बक्का रह गया था, ऑफ स्ट्रक रह गया था, और मुझे ये समझ में आया था कि ये कोई अनजाने में मिस्टेक नहीं है, बल्कि जानबूझ के की गई हुई मिस्टेक है। तो यहाँ पे सी में उसने एक बोर्ड देखा जिसमें 3BHW फॉर सेल लिखा था, फिर तुरंत वो घर में घुस गया। नहीं, ए में देखो, कह रहा है कि एक पल के लिए मुझे लगा कि एडवर्टाइजर ने एक गलती कर दी है, जिसने 3BHK की जगह 3BHW लिख दिया। ये सही लग रहा है, तो हम सी ए के साथ जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डी हो जाएगा। फिर बी में बोलेगा देयर वॉज नो किचन इन द फ्लैट, फ्लैट में कोई किचन नहीं था, ओनली अ पॉश वर्क स्टेशन विद लेटेस्ट गैजेट्स एंड फर्नीचर सच एज एडजस्टेबल डेस्क, ऑफिस चेयर, लैपटॉप, मॉनिटर एंड कीबोर्ड। तो क्या होगा, CADB हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, तो सी है। ठीक है, अब इसको एक बार खुद से ट्राई करो, मैं तब तक यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करो। द टू साइड रीअफर्म देयर कमिटमेंट, देयर किसके लिए यूज हुआ है पता नहीं, पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो हमको पता नहीं किसके लिए यूज हुआ है, तो हम 4 से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब 2 से स्टार्ट होगा। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, जापानीज प्राइम मिनिस्टर सनाए तकीची वॉज इन न्यू दिल्ली फॉर द 16 इंडिया जापान एनुअल समिट, हर फर्स्ट विजिट टू इंडिया सिंस एज्यूमिंग ऑफिस। समझ में आ गया होगा मीनिंग, कि जापान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी 16वीं भारतीय इंडिया जापान एनुअल समिट में, मतलब उनकी यात्रा थी न्यू दिल्ली में, और ये उनकी पहली विजिट थी भारत में जब से उन्होंने ऑफिस संभाला है। अब 2 के बाद या तो 1 होगा या तो 4 होगा। वैसे मैं 4 को पहले चेक करता, क्योंकि यहाँ पे 2 कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, तो एक बार 4 को चेक करके देख लेते हैं। द टू साइड्स रीअफर्म देयर कमिटमेंट टू अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, कह रहा है कि दोनों ही साइड ने एक तरीके से ये कंफर्म किया कि दोनों ही कमिटेड हैं एक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के लिए। ठीक है, इसके बाद या तो हम 1 के साथ जा सकते हैं या तो 3 के जा सकते हैं। द रीअफर्मेशन हाउएवर, देखो यहाँ पे रीअफर्म की बात हुई थी, अब यहाँ पे दोबारा कह रहा है कि जो रीअफर्मेशन है हाउएवर कम्स एट अ मोमेंट, उस समय आया है व्हेन द आइडिया ऑफ द इंडो पैसिफिक अपीयर्स टू बी लूजिंग इट्स प्रिंसिपल चैंपियन, कि ये जो इंडो पैसिफिक का आइडिया था वो एक तरीके से अपना महत्व खो रहा है। ठीक है, अगर हम 2, 4, 1 के साथ जाते हैं, अब थर्ड में लास्ट में कह रहा है ऑन जून 16 द पेंटागन रीनेम्ड US इंडो पैसिफिक कमांड बैक टू द US पैसिफिक कमांड, रिवर्सिंग अ चेंज इट हैड मेड इन 2018। कह रहा है कि 16 जून को पेंटागन ने उस इंडो पैसिफिक का नाम चेंज करके उसको पुराना US पैसिफिक कमांड कर दिया, जो कि 2018 में उन्होंने चेंज किया था, उसको दोबारा से रिवर्स कर दिया। तो 2, 4, 1, 3 के साथ जाना बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 2, 4, 1, 3। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश SSC के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।